जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में ईथर एज पोर्ट और लिंक बंडल। ये टॉपिक आज हमारा यहाँ पे मॉड्यूल 2 भी कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। तो इसके बाद आपकी असाइनमेंट्स होगी और इसमें इसका क्विज भी होगा। तो इसमें इसकी असाइनमेंट जो है वो थोड़ी सी लेंथी होगी बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी जो कि हम कवर कर रहे हैं। तो इसका आज आखिरी टॉपिक्स हैं दो, वो है एच पोर्ट और लिंक्स बंडल। दोनों को मैं सेम लेक्चर में कवर करूंगा बिकॉज ये इतने कोई वास्ट टॉपिक्स नहीं है और ना इनकी कोई इतनी एक्सप्लेन है, लेकिन क्रिटिकल बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर ऑर्गेनाइजेशन में ये लाजमी यूज होती हैं। कॉन्सेप्ट इनके एक्चुअली स्मॉल है, थोड़े कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत जगह पे यूज होता है। तो इसलिए अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो बड़ा फायदा होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है नेटवर्क एक्सेस टेक्नोलॉजीज में एच पोर्ट और लिंक्स बंडल है। इसमें हमारे पास ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट रखा है टेबल ऑफ कंटेंट्स को। जो मैंने जब आगे पढ़ा रहूँगा बता रहूँगा तो चीज़ों का तो काफ़ी फर्स्ट में डेप्थ में भी चले जाती है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में सिर्फ 3 चीज़ें, इंट्रोडक्शन टू एच पोर्ट देखेंगे, एच पोर्ट क्या होती है, क्यों उसकी बुनियाद बनी, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी है। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन टू लिंक बंडल देखेंगे कि लिंक बंडल क्या होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं। उसके बाद हम इसकी लैब करेंगे, इथर वो एच पोर्ट की भी लैब करेंगे और हम इथर टर्न्स वगैरह या बंडल की भी काम करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर का रिकैप कर लेते हैं। जब हमारा नेटवर्क एक्सेस टेक्नोलॉजीज का लेक्चर शुरू हुआ था, हमने सबसे पहले देखा था कि इंट्रोडक्शन टू लेयर टू टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं। उसके बाद वो कंप्लीट करने के बाद हमने फिर एचटीपी के ऊपर काम किया था। एचटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, उसमें हमने उसको देखा था कि वो क्या होता है, उसके पोर्ट के रोल कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने उसकी लैब की थी और थर्ड पार्ट में हमने फिर आरएसटीपी और एमएचटीपी को देखा था। एमएचटीपी की लैब हम नहीं कर सके थे बिकॉज थोड़ी बहुत लिमिटेशन है उसकी सॉफ्टवेयर वगैरह में, उसके डिवाइसेस में जो सॉफ्टवेयर के अंदर डिवाइसेस जो हैं वो काम नहीं करती है एमएचटीपी के ऊपर, इसलिए हमने उसकी फिर लैब नहीं की थी, हमने आरएसटीपी की लैब कर ली थी। और फिर एंड में हमने देखा था कि एचटीपी आरएसटीपी और एमएचटीपी तीनों के एज अ कंपेरिजन में के कंपैरिजन में उनके क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरह वो काम करते हैं। और आज फिर हम एच पोर्ट और लिंक बंडल्स के ऊपर काम करें और देखेंगे कि वो क्या होते हैं। ये एच पोर्ट का इंट्रोडक्शन। एच पोर्ट का इंट्रोडक्शन मैं आपको सिंपल सा बता दूं, कोई भी आपका अगर कोई सिस्टम कनेक्टेड, डेस्कटॉप कनेक्टेड या आपको कोई सर्वर कनेक्टेड है ना, उसके साथ स्विच के अंदर जो भी पोर्ट होती है ना उसको आप कर देते हो एच पोर्ट। एच पोर्ट का मकसद क्या होता है? एच पोर्ट का मकसद ये होता है कि आप उसको ना एचटीपी के पोर्ट रोल्स की चेंज से ना बाहर दे जाती हो। सॉरी अबाउट द रिंगटोन। तो होता ये है कि एच पोर्ट की फिर क्योंकि हम ना उसको एचटीपी रोल से बाहर ले जाते हैं और एचटीपी का आपको पता है कि 4 रोल की स्टेट्स होती हैं। डाउन होती है, लिसनिंग होती है, लर्निंग होती है, फॉरवर्डिंग होती है। मतलब डाउन को मैं कह रहा हूँ वो काम नहीं कर रही होती है, डाउन होती है बिल्कुल। तो इस तरह एच पोर्ट में ना सिर्फ 2 ही रोल्स होते हैं, इधर वो डाउन होती है या वो फॉरवर्डिंग कर रही होती है। तो एच पोर्ट जो भी है ना उसके सारे के सारे पोर्ट जो है जिस पोर्ट को आप एच पोर्ट बनाते जाएंगे ना वो डेजिग्नेटेड स्टेट्स में जाती रहेगी। डेजिग्नेटेड स्टेट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है। जब भी आपको कोई रूट ब्रिज बना होता है उसकी जितनी भी पोर्ट्स होती हैं ना वो डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होती हैं। तो ये पोर्ट जो है एच पोर्ट ये सारी की सारी डेजिग्नेटेड पोर्ट्स बन जाती हैं। अब इसका हमें क्यों जरूरत क्यों पड़ी? होता यह है कि जो सर्वर की पोर्ट्स होती है ना, सर्वर जो है वो बहुत क्रिटिकल डिवाइसेस होती हैं आपके नेटवर्क में। सारा का सारा डेटा स्टोरेज जितना भी काम हो रहा होता है ना डेटाबेस का, वो सारा का सारा सर्वर में स्टोर हो रहा है। अगर आपके सर्वर 15 या 30 सेकंड्स के लिए वेट में चला जाए ना तो उसका मसला ये सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपका ना नेटवर्क में बहुत बड़ा लॉस होना शुरू हो जाता है। क्योंकि पोर्ट फ्लैपिंग ना नेटवर्क के अंदर बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। और जब भी कोई पोर्ट फ्लैपिंग होती है या कोई पोर्ट डाउन होती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ये पोर्ट डाउन हो रही है या वो ये पोर्ट जो है एचटीपी का इलेक्शन दोबारा होता है, बार बार होता है। ये आपको अच्छी तरह पता है कि एचटीपी का इलेक्शन जब भी होता है तो आपकी टोपोलॉजी चेंजेस होती है, आपके पोर्ट के रोल्स चेंज होते हैं। अगर आप इन 2 पोर्ट्स को इस कंप्यूटर की पोर्ट का सर्वर की पोर्ट को आप एच पोर्ट नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि इसकी बार बार पोर्ट की रोल्स चेंज होंगे, लिसनिंग लर्निंग बार बार वो टाइम लेगा ज़्यादा। उसके बाद मसला ये आता है फिर कि आपके नेटवर्क का डेटा लॉस होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए फिर क्या करेंगे आप इन दोनों जितने भी आपके सर्वर हैं, जितने भी आपके मॉडम मॉडम कह रहा हूँ, जितने भी आपके कंप्यूटर कनेक्टेड हैं सबकी पोर्ट का एच पोर्ट कर देते हैं और उनकी आप कैपेबिलिटी ले लेते हैं कि वो एचटीपी की पोर्ट रोल्स के अंदर compete ना कर सकें या मिलकर उनके अंदर चल ना सके। तो ये 802.1 डब्ल्यू स्टैंडर्ड था जो कि आपका बताता है कि अगर आप कोई भी पोर्ट है आप उसका एच पोर्ट नहीं बनाते तो फिर वो एचटीपी की टोपोलॉजी चेंजेस में भी आएगा, वो बीपीडीयू के पैकेट्स भी लेगा। होता यह है कि जब भी आप एच पोर्ट किसी पोर्ट को बनाते हैं ना तो वो बीपीडीयू के पैकेट्स नहीं ले सकता। आपको मैंने एचटीपी के दौरान बताया था कि जितने भी कम्युनिकेशन होती है एचटीपी की या पोर्ट रोल्स की वो बीपीडीयू पैकेट्स के ऊपर होती है। तो ये जो भी एच पोर्ट्स है ना वो बीपीडीयू पैकेट्स रिसीव करने का ना हक ले लेती है।
तो इसलिए वो टोपोलॉजी चेंजेस में भी नहीं आ सकते या किसी भी तरह की चेंज में नहीं आ सकता। तो ये ऑलरेडी एक बार हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। पहले में आपको यही बता रहा है कि वो वीडियो पैकेट्स की एक्टिविटीज में नहीं पार्ट लेता। दूसरा ये बता रहा है कि आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट रोल्स में डेजिग्नेटेड पोर्ट चली जाती है जो भी आप एच पोर्ट बनाते हैं। तीसरा ये बता रहा है कि जब भी कोई पोर्ट फ्लैपिंग होती है तो आपकी एच पोर्ट जो है वो टोपोलॉजी चेंजेस के इवेंट से बिल्कुल इम्यून होती है, उसकी नहीं ले सकती। और जैसे ही आप CLI के अंदर कमांड टाइप करेंगे HTTP एच पोर्ट की, तो वो फौरन की फौरन अपनी पोर्ट के स्टेट को चेंज कर लेगा और फॉरवर्डिंग में चला जाएगा। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि अगर आप HTTP एच पोर्ट को अब किसी भी स्विच की पोर्ट को एच पोर्ट नहीं बनाते तो फिर वो टोपोलॉजी चेंजेस में पार्टिसिपेट भी करेगा। और आखिर में आपको ये बता रहे हैं कि जो भी पोर्ट स्टेट की चेंज है ना वो विद इन 4 सेकंड्स आपकी पोर्ट डाउन से फॉरवर्डिंग में चली जाती है एच पोर्ट। तो ये सारी की सारी स्टोरी है एच पोर्ट की। ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि एज पोर्ट के ना थोड़े से मसले भी हैं। वो ये मसले ये है कि जो भी अटैकर्स आते हैं ना, इंट्रूडर्स आते हैं, जो भी आते हैं वो ना एज पोर्ट के ऊपर अटैक करते हैं और उसकी ना एज पोर्ट की इम्यूनिटी को ख़त्म कर देते हैं, मतलब उनको केपेबल बना देते हैं कि वो BPDU के पैकेट रिसीव करना शुरू हो जाए। वो होता किस तरह मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका ना एक सर्वर है, ठीक है, इसके आपने ये वाली पोर्ट जो है ना इसको बनाया हुआ है एच पोर्ट, EP बनाया हुआ है एच पोर्ट। अब क्या होता है, कोई इंट्रूडर आया, उसने आके ना इसको एच पोर्ट से ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब स्विचेस के मुताबिक ना जो आपके स्विचेस टोपोलॉजी के अंदर कनेक्टेड है उसके मुताबिक ना ये आपकी पोर्ट एच पोर्ट ही है, ठीक है। लेकिन ये जो पोर्ट है ना सर्वर को पता है कि ये मेरी एच पोर्ट अब नहीं रही, क्योंकि इंट्रूडर ने आके मस्ती कर दी और उसने उसकी एच पोर्ट की कैपेबिलिटी खत्म कर दिया। अब क्या होगा, अब ये ना पोर्ट अपने HTTP के प्रोसेस में काम भी करेगी और मोस्ट प्रॉब्ली क्या पता आपका ये जो सर्वर है ये रूट ब्रिज भी बन सके प्रायोरिटी और मैक एड्रेस वगैरह के ऊपर में भी आपने आपका स्विच कनेक्टेड किया हो नीचे सर्वर से पहले से आपका रूट ब्रिज भी बन जाए। तो ये इसमें बड़ा मसला आता है। तो इसके लिए आपके ना फिर आप कुछ आपकी सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं वो आप इम्प्लीमेंट करते हो। आप सबसे पहले आप लगाते हो रूट ब्रिज का BPDU प्रोटेक्शन या रूट प्रोटेक्शन आप लगाते हो, BPDU प्रोटेक्शन लगाते हो। वो क्या करता है, जब भी कोई इंट्रूडर इस तरह आएगा उसकी पोर्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगा तो आपकी पोर्ट डाउन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और वो होता है रूट गार्ड होता है, आप BPDU प्रोटेक्शन करते हो। ऑलरेडी मैं आपको चीज़ें पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो वो सब आप एच पोर्ट के ऊपर लाजमी इंप्लीमेंट करते हो ताकि कोई इंट्रूडर आके आपकी नेटवर्क के अंदर छेड़ाछाड़ी ना कर सके, बिकॉज एक स्मॉल सी मिस्टेक आपकी एच पोर्ट की पूरे के पूरे नेटवर्क को बैठा सकती है। ऑलरेडी मैंने आपको एक वाकया बताया था जिसमें बाय एक्सीडेंटली एक स्विच जो है वो रूट ब्रिज बन गया, तो सारी ट्रैफिक उसने डाइवर्ट कर ली थी और बहुत बड़ी आउटेज आ गई थी। तो ये ऑलरेडी एक बार नेटवर्क में हो चुका है। तो ये नॉर्मल चीज़ होती है, नेटवर्क में हो सकती है। तो इसके लिए आप प्रोटेक्शन पहले से इनेबल कर देती हैं ताकि कोई मसला ना आए। इसके बाद हम लोग अगला, मैं एक मिनट रिमूव कर दूँ ज़रा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा अगला इंट्रोडक्शन टू ईथर चैनल। ईथर चैनल क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक स्विच है, मैं पॉइंटर मेरे पास पॉइंटर ऑलरेडी नहीं है, अगर पॉइंटर ऑन कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक स्विच है, ठीक है, ये लगा हुआ है इस्लामाबाद में और एक हमारा स्विच यहाँ पे पड़ा हुआ है लाहौर में, ठीक है। ये आपने एक डेटा है यहाँ से, ये आपका सर्वर पड़ा हुआ है सर्वर 1 और यहाँ पे एक सर्वर आपको कनेक्टेड है सर्वर 2। तो आपने डेटा सर्वर 1 से भेजना है सर्वर 2 की तरफ। अब डेटा जो टोटल है ना वो है 4 गिग का। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मेगाबाइट गीगाबाइट ये क्या चीज़ें क्या होती है। अब आपका जो लिंक है ना इस्लामाबाद टू लाहौर वो है 1 गिग का, मतलब आपके स्विचेज जो है वो 1 गिग का ही लिंक सपोर्ट करते हैं, 1 गिग से ऊपर नहीं सपोर्ट करते। अब इस सूरत में आप लोग क्या करेंगे, फिर इस सूरत में आपका ये मसला आ गया, बिकॉज आपकी ट्रैफिक जो है वो है 4 गिग की, लेकिन आपका जो लिंक है लिंक की कैपेसिटी है वो है 1 गिग। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि 4 डिफरेंट लिंक्स बनाए और चारों के ऊपर आप ये 4G को डिवाइड कर दें, इस तरह नहीं होता। अब क्या होगा, अब ये करेंगे आप कि 4 लिंक्स लेंगे, ठीक है, वो चारों को आप बनाएंगे कंबाइन करेंगे एक लिंक, और वो किस तरह बनेगा, वो बनेगा ईथर चैनल से, ठीक है। अब स्विचेस के लिए वो जो 4 लिंक्स है वो एज 1 लिंक है और उनकी कैपेसिटी 1 गिग से बढ़ के अब 4 गिग होगी। ये कैसे होती है ये हम जब प्रैक्टिकल लैब करेंगे तब भी आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए बस ये देखें कि आपके 1 गिग के 4 लिंक से आपने उनको कंबाइन किया, अब दोनों स्विचेस के लिए वो 1 गिग नहीं है वो 4 गिग हो गया। तो अब वो इजीली 4 गिग के ट्रैफिक को कैरी कर सकेंगे एक एंड से दूसरे एंड से। इस मकसद के लिए आपके ईथर चैनल, ईथर ट्रंक्स, IP ट्रंक्स, जो भी आप नाम लेना चाहें उसका, या ईथर बंडल्स, जो भी आप नाम लेना चाहें, इस चीज़ को कैटर करने के लिए या पॉसिबल बनाने के लिए ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह आपकी स्मूथली चली जाए, आपके ईथर चैनल या ईथर ट्रंक्स का कॉन्सेप्ट
वजूद में आया था। अब ये तो हो गया। अब ये इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वो भी है कि ट्रैफिक आइदर लोड बैलेंस किस तरह होती है 4 लिंक्स के ऊपर। अब लोड बैलेंस की ना डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आइदर तो आप लोड बैलेंस प्रोफाइल अनेबल कर देते हैं या आप लोड बैलेंस बाय डिफॉल्ट करती हैं, आप LSCP वगैरह चला देते हैं, उससे आपकी लोड बैलेंसिंग वगैरह हो जाती है। या आप ना फिर डिफरेंट टाइप्स होती है। एक होती है आपकी IP की लोड बैलेंसिंग, एक होती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेसेस, एक होती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ पैकेट्स, और चौथी आपकी होती है फ्लो बेस्ड। IP का मतलब वही है कि अगर पैकेट एक यहाँ पे IP हो गया, दूसरा यहाँ पे जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा, चौथा यहाँ जाएगा। जब आप ईथर चैनल बनाते हैं ना, ईथर चैनल में एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत जरूरी है कि आपको ये देखना होता है कि मेरा कोई एक लिंक जो है वो चौक ना हो। चौक का मतलब ये होता है कि वो फुल 100% यूटिलाइजेशन पे काम ना कर रहा हो, आपकी ट्रैफिक जो है वो चारों लिंक्स पे इवनली डिवाइड हो रही हो। अगर आपकी ट्रैफिक 3 गीग है ना, 4 गीग है, तो 1 गीग ये उठाए, 1 गीग ये उठाए, 1 गीग ये उठाए, 1 गीग ये उठाए। अगर आपकी जो ट्रैफिक है वो 2 गीग है, तो 500 MB पहला लिंक उठाए, 500 MB दूसरा उठाए, 500 MB तीसरा उठाए, 500 MB चौथा उठाए, तभी आपका ईथर चैनल जो है वो एक खूबसूरत तरीके से चल रहा होता है और आपके नेटवर्क मसलों से बचाव होता है। अब IP की बेसिस पे हो रहा था कि IP एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। मैक एड्रेस भी इसी तरह चलते हैं, पैकेट्स भी इसी तरह आपकी डिवीजन होती है कि स्विच जो है वो डिवाइड करके पैकेट्स को भेजता है चारों लिंक्स के ऊपर। लेकिन फ्लो बेस्ड होता है ना, फ्लो बेस्ड में हमें एक बहुत बड़ा मसला आता है। वो मसला ये आता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका लिंक नंबर 1 पे कोई फ्लो बेस्ड आपके जितने भी होते हैं ना, ये डिफरेंट, या एलिफेंट इफेक्ट होता है या आपका TCP इफेक्ट होता है। ये क्या होता है, TCP का सेक्शन आपका फॉर एग्जाम्पल लिंक नंबर 1 पे बन गया, यहाँ पे आपका TCP का सेशन बन गया, ठीक है, ये TCP का आपका सेशन बन गया। अब जितनी भी कम्युनिकेशन है ना वो इस सेशन के ऊपर चल रही है, तो जितनी भी ट्रैफिक है ना फॉर एग्जाम्पल 1 गीग है, 2 गीग है, वो सारी की सारी लिंक नंबर 1 पे ही जाएगी। तो इसको फर्दर करने के लिए ना, कि फ्लो बेस्ड ट्रैफिक को फर्दर कैटर करने के लिए हम डिफरेंट मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं, जिससे हम ट्रैफिक को डिवाइड कर देते हैं चारों लिंक्स के ऊपर। वो आगे CCNP या CCI लेवल की बात है, तो इसे आप छोड़ दें। अभी के लिए बस ये याद रखें कि IP की बेसिस पे मैक, पैकेट्स और फ्लो बेस्ड की बेसिस पे आप इनकी ट्रैफिक को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा ओवरऑल जस्ट ईथर चैनल्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम आपको ये बता दिया मैंने कि आप लिंक्स को एग्रीगेट कर देते हैं ताकि आप अपनी बैंडविड्थ की कैपेसिटी बढ़ा सके और आपकी ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह जा सके। उसके बाद ना ये ईथर चैनल की डिवीजन है ना, इसमें 2 मेन प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जिसको हम कहते हैं PAGP और LSCP। अब PAGP जो है ना वो है सिस्को प्रोप्राइटरी। सिस्को प्रोप्राइटरी वो उन चीज़ों को हम कहते हैं जो कि सिस्को ने खुद बनाए होते हैं अपनी डिवाइसेस तक महदूद रहने के लिए। वो आप कहीं बाहर जाके यूज़ नहीं कर सकते, मतलब आप हवावे या जूनिपर वगैरह के साथ यूज़ नहीं कर सकते। वो प्रोटोकॉल आपको सिर्फ सिस्को के जो आपस की डिवाइसेस है उन्हीं पे यूज़ करना होता है, इसलिए वो इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता। बिकॉज इंडस्ट्री में आप जब भी काम कर रहे हो आपके पास जूनिपर, सिस्को, हवावे सब कुछ लगा हुआ है, तो इसलिए आप फिर वो प्रोटोकॉल्स यूज़ नहीं कर सकते जो कि सिर्फ सिस्को प्रोप्राइटरी। आपको वो यूज़ करने होते हैं जो कि यूनिवर्सल प्रोटोकॉल्स हैं। अब PAGP क्या होता है, PAGP की 3 स्टेट्स हैं, ऑटो है, डिजायरेबल है और ऑन स्टेट है। ऑन एक्चुअली तो PAGP में आता नहीं है वो, लेकिन फिर भी हम उसमें कंसिडर करते हैं। ऑटो का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके 2 स्विचेज हैं, मैं यहाँ पे जरा पॉइंटर ऑन कर लूँ दोबारा। फॉर एग्जाम्पल आपके 2 स्विचेज हैं, एक स्विच ये लगा हुआ है और दूसरा स्विच ये लगा हुआ है, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, ठीक है। अब मैं यहीं पे आपको तीनों इसके रोल समझा देता हूँ जो PAGP के रोल्स हैं। PAGP के रोल्स हैं, सबसे पहले ऑटो आ गया। यहाँ पे आपने ऑटो अनेबल किया हुआ है। ऑटो हमेशा वेट करेगा कि दूसरा इसको सेशन की रिक्वेस्ट भेजे, उसके मुताबिक अपने पैरामीटर्स को सेट करे और फिर लिंक्स को ऑफ करे। ये हो गया आपका ऑटो। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, ऑटो का मतलब ये है कि वो वेट करेगा कि जो दूसरे एंड है वो इसको नेगोशिएशन के पैरामीटर भेजे, उसके वो नेगोशिएशन के पैरामीटर सेट करके फिर ये ट्रैफिक को एक जगह दूसरी जगह भेजना शुरू कर दे। दूसरा मोड है डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि डिजायरेबल वाला सेशन की रिक्वेस्ट भेजता है स्विच को कि भाई मैं आपके साथ सेशन बनाना चाहता हूँ, तो काइंडली आप अपने पैरामीटर मेरे वाले सेट कर लें। आपकी जो स्पीड है या जो भी टर्म्स वगैरह की कंडीशंस हैं वो आप सारी मेरी वाली सेट कर लें ऑटोमेटिकली, ताकि हम नेगोशिएशन शुरू कर दें। तीसरा है ऑन। ऑन का मतलब ये होता है कि उसमें कोई PAGP या कोई LSCP प्रोटोकॉल नहीं चल रहा होता। जैसे ही आप ऑन अनेबल करते हैं, चारों जो जितने भी लिंक्स हैं आपके वो ऑटोमेटिकली अप हो जाते हैं, वो ट्रैफिक को कैरी करना शुरू कर देते हैं। ऑन की कंडीशन ये होती है कि अगर आपने स्विच नंबर 1 पे ऑन रखा हुआ है तो स्विच नंबर 2 पे भी ऑन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता तक स्विच नंबर 1 को ऑन रखा हुआ है, स्विच नंबर 2 को आपने आइदर डिजायरेबल रखा हुआ है या कुछ और रखा हुआ, तो ये आप चीज़ें नहीं कर सकते, इससे आपका आप नहीं होगा। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोटोकॉल है जो कि यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है, वो होता है लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, LCP कहते हैं। इसकी 2 ही स्टेट्स हैं, एक्टिव है और पैसिव है। एक्टिव ऑटो की तरह ही होती है,
और सॉरी एक्टिव जो है वो डिजायरेबल की तरह होती है और पैसिव जो है वो ऑटो की तरह होती है। तो ये LSCP सेम उसी तरह PAGP की तरह चलता है, लेकिन उसका थोड़ा मसला ये है कि LSCP PAGP जो है वो कन्फाइंड है सिस्को के डिवाइसेस के लिए। LSCP आप यूनिवर्सली किसी भी डिवाइस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ अब रिमूव, और हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये है PAGP। PAGP क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ईथर चैनल्स के ऊपर जो प्रोटोकॉल चलता है वो PAGP है। सिमिलर प्रोटोकॉल LSCP भी इसी तरह ही सेम चलता है जिस तरह PAGP है। PAGP की 3 टाइप्स होती है, 3 सॉरी स्टेट्स है, ऑटो और डिजायरेबल, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अभी जो लास्ट पॉइंट है ना, लिमिटेशन है, फिजिकल बोर्ड सेग्रीगेशन सेम ग्रुप पे होना चाहिए, सेम स्विच पे होना चाहिए, ये मैं आपको पेंट में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके ना 3 स्विचेज हैं, ये स्विच नंबर 1 है, ठीक है, ये स्विच नंबर 2 है। आपने यहाँ पर 2 लिंक्स बनाए हुए हैं और आपने यहाँ पे ना ईथर चैनल बना दिया। 2 लिंक, ये दोनों पोर्ट्स हैं वो सेम स्विचेस पे लाई कर रही है, मतलब दोनों पोर्ट्स इधर भी स्विच नंबर 1 में है और उधर स्विच नंबर 2 पे है। तो यहाँ पे आप चला सकते हैं PAGP। अब एक सिनेरियो आ जाता है जो कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में यूज करते हैं। ये स्विच है, एक और आपका स्विच होता है जो कि आपका U कनेक्टेड होता है, और ये दोनों मिलके आपका एक ईथर चैनल बनाते हैं। मतलब 2 पोर्ट्स डिफरेंट स्विचेस पे हों, लेकिन दूसरे एंड पे बेशक वो एक स्विच है, दोनों स्विचेस डिफरेंट स्विचेस पे, उसका मसला नहीं है, लेकिन इधर एंड पे ये दोनों पोर्ट डिफरेंट स्विचेस पे हैं। तो यहाँ पे फिर आपका चलता है LSCP, आपका PAGP यहाँ पर वर्क नहीं करता। PAGP की कंडीशन ये है कि आपके जो दोनों पोर्ट्स हैं वो सेम स्विच पे होनी चाहिए, तभी PAGP चलता है। तो ये आपका टोटल, मैंने अभी आपको एज पोर्ट भी बता दिया है, टोटल ईथर चैनल भी बता दिया क्यों यूज होते हैं, ईथर चैनल हम क्यों बनाते हैं, और PAGP क्या है, LSCP क्या है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आइए अब हम लैब की तरफ चलते हैं और लैब में टेस्टिंग करते हैं कि एक्सपोर्ट क्या होता है, किस तरह वो काम करती है, और ये जो LSCP वगैरह है इसमें हम ईथर चैनल क्या है, ईथर ट्रंक्स वगैरह क्या है, किस तरह बनाते हैं, और वो टोटल बैंडविड्थ किस तरह चेंज होती है, ये सब कुछ हम आपको लैब में बताता हूँ।